हम इसको गॉसियन से करना चाहें तो गॉसियन से हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, मैं साइड पे लिख के दिखा देता हूँ ताकि नजर आता रहे आपको। गॉसियन से हम ये करेंगे कि हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और कोफिशिएंट क्या है 4 0 -1, 4 0 -1 और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और ये इक्वल टू क्या है 0, ये यहाँ पे 2 1 0 2 1 0 और राइट साइड पे क्या आ रहा है -3 -0 3 2 0 3 2 और ये -7, ये इसकी फॉर्म बन गई। अब वही काम करना है कि आपने यहाँ पे 1 बनाना है, इसके नीचे 0 बनाने हैं, फिर यहाँ पे 1 बनाना है, ऊपर नीचे 0 बनाने हैं, फिर यहाँ पे 1 बनाना है, ऊपर 0 बनाने हैं। एक अच्छी बात यह है कि आप लोगों में से क्लास में, आपके क्लास स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट्स ने जो है गॉसियन मेथड से भी सिस्टम सॉल्व किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि 4-5 स्टेप में सॉल्व हो गया था पौने पेज में। अगर आप क्रैमर्स रूल लगाएंगे तो ए निकालेंगे, फिर A1 निकालेंगे, फिर A2 निकालेंगे, फिर A3 निकालेंगे, हर एक को एक्सपेंड करना, सब सॉल्व करना, 2.5-3 पेज का सवाल। गॉसियन से करेंगे 1 पेज का सवाल है, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके लिए। बहरहाल आप इस तरह करेंगे। हैव यू गॉट इट, जिसने क्वेश्चन पूछा था? जी सर। ये हानिया क्वेश्चन क्या है सर, ये मैट्रिक्स मेथड सॉल्व हो सकता है? जी बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। ये सिस्टम मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व हो सकता है, गॉसियन से भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर मैट्रिक्स मेथड मेंशन ना किया हुआ ना तो उससे ना करें। मेरी सजेशन ये है कि मैट्रिक्स मेथड जो है ना लेंदी है, तो मेरी सजेशन ये कि उससे ना करें। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कोई मेथड मेंशन नहीं है। तो आपकी मर्जी है, आप क्रैमर्स रूल से करें, गॉसियन से करें, मैट्रिक्स मेथड से करें, लेकिन सजेशन यही है, प्रेफरेबल यही है कि आप इसको गॉसियन या क्रैमर्स रूल से करें। बहरहाल मैट्रिक्स मेथड से आप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये Yes, क्वेश्चन sir. वाला जो सवाल पूछा था क्लियर है भाई? जी सर क्लियर है। अच्छा, एक अहम बात, एक और मिस्टेक जो मेजोरिटी ने मिस्टेक की है, इंटरेस्ट वाला सवाल है, बड़ा आसान सवाल था। एक बात इंटरेस्ट वाले सवाल में ये है कि देखें सिंपल इंटरेस्ट किससे निकलता है, आई से, आई इज इक्वल टू पी, और फिर अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। तो सीखने की बात ये है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, वो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है या अमाउंट पूछ रहा है। एक बात जहन में होनी चाहिए, दिस शुड बी क्लियर। कुछ लोग इंटरेस्ट निकाल के बैठे में, कुछ ने अमाउंट भी निकाल दिया, कुछ ने सिर्फ इंटरेस्ट निकाला है, अमाउंट नहीं निकाला। सर कैसे आइडिया हो? सवाल से देखें क्या कह रहा है, डिटरमिन द अमाउंट, अमाउंट मालूम कीजिए, डिटरमिन द अमाउंट, नॉट डिटरमिन द इंटरेस्ट, वेदर दिस इंटरेस्ट इज सिंपल और कंपाउंडेड। सो यू हैव टू कंप्यूट द अमाउंट, so it means that you have to find a, first you have to find I and then you will have to compute a। तो इसमें आपने अमाउंट फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना। वो कह सकता था कि डिटरमिन द इंटरेस्ट आफ्टर 6 years, so in this case so you have to compute only I is equal to p। so now in this question we have to find the amount, so we have to compute a, so first we will compute this and then we will compute a। is it clear? first thing। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में आप अमाउंट निकाल लेंगे, बहुत आसान सी बात है। कंपाउंडेड के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब कंपाउंडेड एनुअली होता है। ये तो अक्सर लोगों ने सही सॉल्व किया। कंपाउंडेड मंथली में क्या इश्यू हुआ है, वो इश्यू हुआ है जो मिड टर्म में इश्यू हुआ था। अक्सर लोगों ने दोबारा वही मसला किया, सर अगर कंपाउंडेड मंथली होगा तो आई को भी मंथ में होना चाहिए और एन को भी मंथ में होना चाहिए। तो आई हमारे पास है 9% पर ईयर और एन हमारे पास है 6 year। तो पहली बुनियादी बात, जब आप इस मंथली के लिए डेटा बनाएंगे, मैं थर्ड पार्ट के लिए अगर डेटा बनाऊं तो प्रिंसिपल लिखेंगे आप यहाँ पे, यहाँ पी आ जाएगा और पी हमारा 5 लाख है। देखते रहिए, मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट लिखेंगे आई, वो तो दिया भाई 9% पर ईयर, लेकिन हमारा क्या है कंपाउंडेड मंथली है। तो क्या किया जाए बताइए भाई? 12 से डिवाइड कर देंगे 9 को। अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हम पर मंथ में आ जाएंगे। आप जब इसका पर मंथ की वैल्यू निकाली जाएगी तो उसमें बड़ी मिस्टेक की है लोगों ने। होल्ड फॉर अ व्हाइल। ये कौन है? भतीजा एडमिट नहीं है अभी तक। तो पर मंथ, सॉरी, अब क्या करना है, 9 को परसेंटेज से भी निकालना है और 12 से डिवाइड भी करना है। तो लिहाजा पहले ऐसा कीजिए कि 9% को कैसे निकालेंगे, 9/100। तो आप ऐसे कीजिए 9 डिवाइड बाई 100 कीजिए, 0.09 0.09 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने मजीद इसको 12 से डिवाइड करना है। तो जरा दोबारा इसी आंसर को डिवाइड कर दीजिए 12 से। 0.0075।
अच्छा आपका तो ये आ रहा है, लेकिन अक्सर लोग का आ रहा होगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इस तरह का आ रहा होगा। आ रहा है किसी का इस तरह? यस सर, ऐसा आ रहा है। ऐसा आ रहा है तो अक्सर लोगों ने उसको क्या लिख दिया, 7.5 लिख दिया। भाई ऐसे नहीं लिखना, आपको इसको रिजॉल्व करना आना चाहिए। तो सर हमें कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये पावर 10 की कैसे खत्म होगी? इसका तरीका ये है कि शिफ्ट का बटन दबाएंगे और एक बटन है ENG का बटन है, ENG। ये गालिबन नंबर 8 के ऊपर एक दो बटन के ऊपर ENG का बटन बना हुआ है, बना हुआ है। यस सर। जिन लोगों के पास ये आंसर, किन लोगों के पास ये आंसर आ रहा है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इस तरह का आ रहा है, किसके सर पास मेरे आ रहा है पास सर? आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। अच्छा, जिन जिन के पास आ रहा है वो ऐसा कीजिए, शिफ्ट दबाइए और फिर ENG का बटन दबाइए। सर हो गया, अब आंसर आ रहा है 0.0075। एक दफा में नहीं होगा, ये 2 दफा दबाना पड़ेगा। दोबारा शिफ्ट दबाइए, दोबारा ENG दबाइए, यहां तक कि ये पावर 0 हो जाए, यहां तक कि ये पावर 0 हो जाए। जी सर, पावर 0 कर दिया। आप क्या आ रहा है जवाब? 0.0075 0.0075। पर मंथ। उमेर, यस सर। क्या ये बात मेरी समझ में आई आपके? बिल्कुल आ गए सर। बिल्कुल आ गई। यस सर। अच्छा जी, तो ये एक बात ही है क्योंकि 7.5 अक्सर ने लिखा था। अब मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एन क्या होना चाहिए? 6 multiplied by 12 is equal to 72. शाबाश, नंबर 6 ईयर है और मंथ के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सीलेंट, बहुत क्विक रिप्लाई आया। 72 मंथ, excellent. So now we have to use the formula S is equal to P into 1 plus I raised power n and then you will compute the S. अच्छा, S का मतलब होता है कंपाउंड अमाउंट, बस यहाँ तक काफी। इंटरेस्ट नहीं निकालना, उसने इंटरेस्ट नहीं पूछा तो इसलिए आप ये S माइनस P वाला काम नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं पूछा। अगली बात, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने मसला किया है, बहुत सारे लोगों ने मसला किया। पहले तो ये बताइए कि सवाल किसका है ये? Compounded continuously. कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का सवाल है। तो एक बात इसमें, सारी बातें तो वही सेम है, एक बात इसमें काबिल लिहाज ये है कि इसका एक तो फार्मूला होगा S इज इक्वल टू P इंटू P. एक्सपोनेंशियल IT, यही होगा। जी सर। अच्छा, P हमारा क्या होता है Principal. और S क्या होता है? Compound amount. कंपाउंड अमाउंट का मतलब क्या होता है कि मेरे पैसे बढ़ के इतने हो जाएंगे, है ना? मैंने जमा जी। कराए कितने, 5 लाख। कह रहा है कि व्हेन, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हिच, हु, हाउ। व्हेन का मतलब तो टाइम, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन का मतलब टाइम पूछा है। व्हेन अमाउंट बिकम्स दिस, मेरे पैसे कब इतने हो जाएंगे अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली हो। व्हेन द अमाउंट बिकम्स दिस, मेरे पैसे कब इतने हो जाएंगे। तो ये जो मेरे पैसे हो जाएंगे ये क्या है, ये ऐसे मेरे पैसे हो जाएंगे, क्योंकि पी तो मेरा ये था ना, 5 लाख जमा कराए हैं, कब मेरे पैसे 12 लाख हो जाएंगे। तो ये 5 लाख पी है मेरा और एस मेरा 12 लाख है, कब मेरे पैसे 12 लाख हो जाएंगे। अच्छा, तो कब का मतलब क्या है, टाइम मालूम करना है। यहाँ पे हम टाइम को टी से लिखते हैं और यहाँ पे हम टाइम को एन से लिखते हैं। सारे कंपाउंडेड के अंदर टाइम को एन से लिखते हैं, सिर्फ कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली में टाइम को टी से लिखते हैं। तो लिहाजा अगर मैं पार्ट 4 सॉल्व करूं, जो कि अक्सरियत ने सॉल्व सही नहीं किया, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं पार्ट 4 का डेटा बना रहा हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखूंगा पी और ये 5 लाख, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट रेट। और हमें ये बात याद रहे कि कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करते, ना मल्टीप्लाई 12 से करते, ना डिवाइड करते, कुछ भी नहीं करते। कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली में जो दिया है वही करते हैं। तो आई हमारे पास क्या है, 9% पर ईयर, सो दिस रिमेन्स 9% पर ईयर स्टिल, सो दिस रिमेन्स दिस। इसमें हम कुछ बस परसेंटेज से निकाल दे तो क्या होगा, 0.09। 0.09। अच्छा, टाइम टी वो तो हमें मालूम करना है। कंपाउंड अमाउंट एस, तो वो कह रहा है कि मेरे पैसे कब 12 लाख हो जाएंगे, इनके एस हमारा 12 लाख। तो अक्सर लोगों ने 12 लाख नहीं लिखा, कुछ और किया है, फार्मूला कुछ ने सही लगा दिया, लेकिन ये बात समझ में आई क्योंकि मैंने जो सवाल करवाया था, मैंने कहा था मेरे पैसे कब डबल हो जाएंगे, तो एस इजिकल टू 2p। तो भाई डबल हो जाएंगे तो एस इजिकल टू 2p हो गया, तो 12 लाख हो जाएंगे तो एस इजिकल टू 12 लाख हो गया। बस अब आप इसको फार्मूले पुट कर दीजिए यूजिंग S is equal to P into exponential IT. So now we have to put the value S equal to 12 लाख है और P हमारा 5 लाख है और एक्सपोनेंशियल एज इट इज I हमारा 0.09 है, T हमें मालूम करना है। 5 लाख यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो रहा है।
तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख एंड दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 0.09 t। तो कोई डिवाइड करके बताए जरा, 12 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, कोई डिवाइड करके बताए। 2.4 2.4 दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 0.09 t। मुझे t फाइंड करना है और t e की पावर में फंसा हुआ है, तो मैं e से कैसे निकलूं, कोई बताएगा? taking ln both sides टेकिंग ln बोथ साइड। e से निकलने के लिए हमेशा ln बोथ साइड लेते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड। तो मैंने यहाँ पे ln लिया, ln 2.4, और हमें पता है कि ln e को उड़ा देता है, ln से e खत्म हो जाता है, तो लिहाजा यहाँ पे जो ln था उसने e को खत्म कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। क्या ये मेरी बात समझ आई है सबके? जी सर। मुझे t की वैल्यू निकालनी है और 0.09 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ln 2.4 अपॉन 0.09। तो पहले आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर से ln 2.4 की वैल्यू निकालनी है, फिर डिवाइड का बटन दबा के 0.09 लिखना है। तो बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है? 9.72 9.72 years. So now it will take 9.72 years in order to take my amount to 12 lakh, from 5 lakh to 12 lakh. Is it clear? Yes, sir. yes sir। और क्या मिस्टेक्स की हैं आप लोगों ने? सर क्वेश्चन नंबर 5 में ना ग्राफ बनाना था, वो ग्राफ तो हमने बना दिया, लेकिन उसकी लाइंस के आगे ना मेजॉरिटी लोगों के आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है, उसका बता दें। क्वेश्चन मार्क से लगाया है कि आपने इस लाइन के ऊपर लिखा नहीं है कि रेवेन्यू कौन सा है, कॉस्ट कौन सा है। आप जब दो लाइनें बना रहे हैं, ग्राफिकली आप बता रहे हैं, तो आप बताइए कि रेवेन्यू कौन सा है, कॉस्ट कौन सा है। यहाँ पे लगाया है मैंने, आपने यू हैव जी टू सर। मेंशन व्हाट इज आर ऑफ एक्स एंड व्हाट इज सी ऑफ एक्स and what is the break even point. This is the point, this is the break even point. So we write this like this, XBE. BE stands for the break even. So this is a break even point, this is your loss region, and this is your profit region. Is it clear? यस सर। सर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें डेरिवेटिव का ए पार्ट है, वो मेरा मेरा गलत हुआ है, तो आप मुझे प्लीज बता दें वो। क्वेश्चन नंबर 10A। हाँ, अब आप लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर दीजिए अपने अपने, विदाउट एनी हेजिटेशन। जी, तो क्या मैं इस ग्राफ को रब कर दूं 10A बताने के लिए? जी कर दो जी सर। सर। चलो छोड़ो यार, हमारे लिए बना रहेगा 10A। तो 10A को देख के बताइए, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले तो आप ये बताइए कि रूल कौन सा लगेगा इसमें। सबसे पहली बात तो आप ये डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपने कांस्टेंट का रूल पढ़ा हुआ है, एक्स की पावर का रूल पढ़ा हुआ है, ब्रैकेट की पावर का रूल पढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंशियल का रूल पढ़ा हुआ है, ln का रूल पढ़ा हुआ है, u इंटू वी रूल पढ़ा हुआ है, u अपॉन वी रूल पढ़ा हुआ है। तो जरा आधा सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर ये डिसाइड कीजिए कि रूल कौन सा लगना है। u into v। u इंटू वी लगना है। सर बाकी मैंने लोग ई क्या को कह देख रहे के हैं? एक्सपोनेंशियल का रूल लिखा था। सॉरी, दोबारा कहिए। सर ई को देखकर मैंने एक्सपोनेंशियल वाला रूल अप्लाई किया था, तो मुझे एक छोटा सा ये प्रॉब्लम है कि जहां ई आ रहा है लाजमी नहीं है कि वहां एक्सपोनेंशियल का रूल ही अप्लाई होगा। जाहिर सी बात है, एक्सपोनेंशियल का रूल तो जब अप्लाई होगा जब ई अकेला होगा, यानी कि सवाल ऐसा हो, यानी कि सवाल अगर ऐसा हो ई की पावर 5x, तब तो लगेगा एक्सपोनेंशियल का रूल। लेकिन उसके साथ तो ये दूसरा फंक्शन आ रहा है ना मल्टीप्लाई में, तो फिर तो u इंटू वी लगना चाहिए ना। यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल अकेला है। एक्सपोनेंशियल अकेला हो या एक्सपोनेंशियल के साथ कोई कांस्टेंट टर्म हो, तब तो लगेगा एक्सपोनेंशियल का रूल। इसके अलावा इस पे तो लगेगा एक्सपोनेंशियल का रूल, कांस्टेंट आ जाए या एक्सपोनेंशियल आ जाए या सिर्फ एक्सपोनेंशियल आ जाए। लेकिन अगर इसके साथ कोई भी फंक्शन आ जाए, यानी कि एक्स आ गया मल्टीप्लाई में, अब तो लगेगा u इंटू बी, ये u हो जाएगा, ये b हो जाएगा। Have you got it? Are you getting? yes sir। तो इस सूरत में अब ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, टेकिंग u इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x, और छोटी सी लाइन लगाई b इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 5x। तो पहली बात ये है कि सही रूल को डिसाइड करना, ये सबसे अहम बात है। आपने रूल ही गलत डिसाइड कर लिया, फिर तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब मैं इसको ये मैं सॉल्व करके दिखाऊं या बात समझ में आ गई है?
सर ये ना सॉल्व कर लिया था और आखिर में ना जब मतलब सबसे एंड में जब वैल्यूज पुट की थी ना डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स निकालने के बाद, तो इसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, तो इसके आगे मजीद स्टेप क्या करेंगे वो बता दें। अच्छा जी, जी तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा जो आप बात पूछना चाह रही हैं। तो अगर सॉल्व डायरेक्टली करें तो 5 टू द 10x कर दूं, डायरेक्ट थोड़ा तेज से कर दूं सॉल्व। जी सर, माइनस कर थ्री दें। एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है और डी वी अपॉन डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज। आगे डेरिवेटिव फंक्शन का, सो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 5 यहाँ से मिलेगा 5 इंटू एक्सपोनेंशियल 5x। तो डेरिवेटिव आ गए, लिहाजा हम फार्मूले पुट कर देते हैं। तो यूजिंग, चूंकि क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स में दिया हुआ है तो लिहाजा डेरिवेटिव के लिए एफ डैश ऑफ एक्स लिखेंगे, बी डेरिवेटिव ऑफ यू और प्लस यू और डेरिवेटिव ऑफ बी। सो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू। कोई मुझे बता सकता है कि v की वैल्यू क्या है? ये होगी। और डेरिवेटिव ऑफ u क्या है? 10x माइनस 3। 10x माइनस 3, तो 10x माइनस 3 और u कितना है? 5x स्क्वायर माइनस 3x। dx। अच्छा जी, सॉरी, जी। और dv अपॉन dx 5 टाइम्स ऑफ। 5e और 5। अब इसमें देखो, ये तो हमने पुट कर दिया, तकरीबन ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता है। अब इसमें ये है कि आप सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें देखें ना, 2 टर्म्स हैं, एक टर्म तो ये है पूरी, प्लस के बाद ये दूसरी टर्म है, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? क्या एक्सपोनेंशियल 5x, e की पावर 5x, e की पावर 5x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने से ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो आ गया बाहर, तो पहली टर्म में से क्या बचा? 10x माइनस 3। और इसका अब दूसरे वाले पे आए तो ये एक्सपोनेंशियल 5x हो गया बाहर, तो बचा क्या? एक 5 बचा और ये ब्रैकेट बचा। तो 5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके लिखे तो क्या होगा? 5 5 सा 25x स्क्वायर माइनस 15x। शाबाश। बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 25x स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, 10x माइनस 15x, तो क्या हो जाएगा ये? माइनस 5x। और माइनस 3 एज इट इज, और एक्सपोनेंशियल को हम इसके बाद लिख देते हैं। दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। ये 100% सॉल्व हो चुका है। तो जिसने पूछा था क्या उसको ये बात क्लियर हो गई है? जी सर। और सर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें भी मैंने मतलब यही किया है, तो उसके भी लास्ट स्टेप के बाद मतलब वैल्यूज पुट करने के बाद कॉमन लेना होगा। हाँ, कॉमन लेके थोड़ा सा बस सॉल्व कर ले, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन लेके सॉल्व कर ले। ठीक है सर, थैंक एनी अदर यू। क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? हर कोई पूछ सकता है। सात का क्वेश्चन 3 कह रहे हैं सर, 7 क्वेश्चन 3 पूछ रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 एलन से मुतालिक है। एलन की हमने बड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है और हमने इसको, अब तो खैर लंबी डिस्कशन हो जाएगी। ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है, आप इसमें गौर कीजिए, हम कॉमन कब लेते हैं? कॉमन जब लिया जाएगा जब तीनों टर्म्स में एलन आ रहा होगा। पहली टर्म ये रही पूरी, इसमें भी एलन आ रहा है, दूसरी टर्म इसमें भी एलन आ रहा है, तीसरी टर्म इसमें भी एलन आ रहा है। तो स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम तीनों टर्म को एक तरफ कर लेते हैं ताकि एलन कॉमन लेना आसान हो हमारे लिए। तो आप में से कोई जरा इसकी पिक्चर खींचो ताकि मैं इसको नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि ये क्वेश्चन मैं देखने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा मुझे बार बार। तो आप में से कोई मुझे बताए क्वेश्चन 3 को देख लिया सबने? जी सर। जी सर। क्वेश्चन 3 जी बताइए मुझे, जरा लिखवाइए। x स्क्वायर एक्स स्क्वायर ln x ln x प्लस प्लस 6 ln x 6 ln x
इज इक्वल टू 5 ln x 5x ln x। सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है कि इस टर्म में भी ln आ रहा है, इसमें भी ln आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सारी टर्म्स के अंदर ln आ रहा है। तो पहला स्टेप ये होगा कि आप इन सारी टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए। तो दो तो एक तरफ है, लिहाजा इसको भी एक तरफ ले जाइए। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, ये तो बिल्कुल अलजेब्रिकली सॉल्व हो जाएगा। +6 ln x और ये +5 वाला यहाँ पे -5x ln x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो टर्म थी इधर आ गई तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 रह गया। अब चूंकि सब में ln मौजूद है तो लिहाजा कॉमन ले लीजिए। तो जब सब में ln मौजूद सॉरी सब में ln मौजूद है तो लिहाजा ln कॉमन ले लीजिए। तो जब मैंने ln कॉमन ले लिया तो पहली टर्म में से ln बाहर आ गया तो x² बचा। दूसरी टर्म में से ln जब कॉमन ले लिया तो +6 बचा। तीसरी टर्म में से जब ln कॉमन ले लिया तो -5x बचा। दैट इज इक्वल टू 0। When these two terms equal to 0, it simply means that either first term equal to 0 or second term equal to 0. x², ये -5x को मैं थोड़ा पहले लिख देता हूँ, एक ही बात, +6 that is equal to 0. Now we have to solve this one. कोई बता सकता है मुझे ये इसको कैसे सॉल्व करें? ln का मतलब क्या होता है? सर ln का मतलब होता है log e की पावर x। लॉग बेस ई का लॉग होता है, तो ln की जगह पे बेस ई लिख दिया, x वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि ln से निकलने का तरीका ये है, जो बेस में वो बेस में, बाकी नंबर क्रॉस, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पे आ जाएगा। और किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है, चाहे वो e की पावर हो चाहे किसी पावर, ये x की वैल्यू आ गई। साथ क्लियर है? अच्छा, अब ये कैसे सॉल्व होगा भाई? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, और ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। सही है, तो अगर मैं फैक्टराइजेशन से करूं तो कोई मुझे बता सकता है? फैक्टराइजेशन तो बहुत अच्छी आती है माशाल्लाह आपको। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है तो कोई बता सकता है क्या मिडिल टर्म ब्रेक होगी? बताइए। -3 -2 -2 -3 या -3 -2 एक ही बात है। आप फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ गया तो x² में से x कॉमन लिया तो 1x बचा, माइनस ये आ गया, x कॉमन लिया तो 2 आ गया। पहले वाले की साइन हमेशा कॉमन ली जाती है, कॉमन ले ली, और 3 कॉमन आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बाहर है तो x आ गया, और माइनस प्लस -3 का टेबल पड़ा, 3 2 6। ये दोनों फैक्टर सेम है, लिहाजा दोनों टर्म में से x -2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि सेम आ रहा है दोनों में। जब x -2 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x, और x -2 यहाँ से लिया तो यहाँ से बचा -3। तो when these two term equal to 0, it simply means that either first term equal to 0 or second term equal to 0. तो -2 आ जाके +2 हो गया, और -3 आ जाके +3 हो गया। तो solution set becomes what? 1 2 3। तो क्या इस सोल्यूशन सेट को चेक भी करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी मैंने चेक करने का भी कहा था कि चेक कर लीजिए। कब चेक करते हैं कब नहीं करते? आप लोग जरा सोचिए, मैं अजान का जवाब दे दूं। सब मौजूद है? जी सर। जी सर। जी सर। हाँ, जी सर। 7 का ही जवाब आ गया मेरे पास। 7 कह रहे हैं कि सर जब माइनस में होता है तब चेक करते हैं, तो बिल्कुल सही कहा, चेक करने की जरूरत नहीं है। सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन? ईशा की नमाज का वक्त करीब है, जल्दी जल्दी बताएं। सर पेपर सर, के वाले से बताते हैं यार। हम ना एक मिनट ये क्या पेपर नहीं बता रहा तो क्या बता रहा हूँ ये? नहीं अभी जो री एग्जामिनेशन है ना उसका पूछ रहा हूँ, टॉपिक्स कौन से होंगे मतलब। टॉपिक्स यही होंगे सारे, मैंने इंपॉर्टेंट लगाए ना आपको, इंपॉर्टेंट निशान लगवाए हैं। वो इंपॉर्टेंट आपका केयू का भी इंपॉर्टेंट है, और वही आपका इंपॉर्टेंट यहाँ का भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ का भी इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ कमी पेशी अगर हो जाए तो? कमी बेशी इसलिए नहीं हो सकती कि वो आपकी, अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन ही होगी असल में। बिल्कुल जैसे ये पेपर है ना आपका, ये वाला, ये जो अभी आप फाइनल टर्म का पेपर देख रहे हैं, इसी तरह का पेपर होगा। सारे आर्टिकल ऐसे ही हैं, बिल्कुल वही सारे आर्टिकल हैं, बस ये कि इन्वर्स का क्वेश्चन आ जाएगा, मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा।
तो इस तरह के ये आर्टिकल हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। यही इंशाल्लाह फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है और यही आपकी इंटरनल की प्रैक्टिस है। और मेरी सजेशन में दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि जिनके 30 से लेस मार्क्स हैं वो रीटेक दे दें इंशाल्लाह। थोड़ी सी मेहनत करें, 2-3 दिन है लगाएं, दिन रात लगाएं, फारिग बैठे हुए हैं आप लोग, कंबाइन स्टडी करें, इंडिविजुअल स्टडी करें और अपने इंटरनल को इम्प्रूव कर लीजिए। एनी क्वेश्चन? दूसरी बात मेरी सुन लीजिए, प्लीज मुझे डायरेक्टली अप्रोच ना करें, मुझे व्हाट्सएप ना करें। कोई भी इश्यू है मैं सबको रिप्लाई करूंगा, सीआर को कब कर दें और सीआर मुझे सेंड कर देगा, आप बेफिक्र रहें। आपका जो ग्रुप बना हुआ है क्लास का, जो भी कुछ बना हुआ है, सीआर साहब बना हुआ है ग्रुप आप लोग का? जी सर बना हुआ है। हाँ तो बस सही है, जिसको भी कोई इश्यू है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, उसका स्नैपशॉट लेके भेज दे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लेक्चर में बात समझ में नहीं आ रही, कोई बात पूछनी है, सीआर को सेंड कर दे, सीआर मुझे सेंड कर देगा, सही ना? प्लीज मुझे डायरेक्टली अप्रोच ना करें, मैं पे हर एक को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो आप सीआर सर को, मुझे पूछना है, एक सॉरी सवाल पूछना है। तो पूछिए जल्दी से। सर यहाँ पे जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है इसमें ये तो नहीं लिखा हुआ था कि मिड के ये सवाल है, इंटरनल के ये सवाल है? आपने मेरा नहीं। मिड टर्म चेक ही नहीं किया, काट दिया सारे। मैंने मिड टर्म का एक और पेपर दिया था, आपने मिड टर्म का पेपर ही सॉल्व नहीं किया भाई। मुझे आपका दिया ही मिड नहीं टर्म सर। का पेपर, सर तो मिसबा ने आप, मुझे कहा, सर अब मैं 1 मिनट बोलूं। जी बोलिए। सर मिसबा ने मुझे कहा कि 10 में से 8 सवाल इंटरनल के हैं और जो 2 बच गए वो मिड में कर लेना। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या ये पता था। मिसबा साहब ने कहा आपसे? जी जी सर मिसबा ने। आपके अलावा और लोग भी थे मिड टर्म? और किसने मिड टर्म दिया है भाई रीटेक, बताइए जरा, इससे मौजूद कौन है? लड़कियों में हो सकता है, लड़कों में तो कोई नहीं। हाँ लड़कियों में 2 ने दिया है, कौन है मौजूद है इस टाइम कोई? नहीं सर, यहाँ पे जिन्होंने मिड टर्म रीटेक दिया वो मौजूद नहीं है। सर उन्होंने दिया सुमामा है ने मिड दिया है। टर्म? जी सर, उन्होंने मिड टर्म दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया है। नहीं, मिड टर्म का पेपर ही अटेम्प्ट किया है। उमेर जो कह रहा है, उमेर ने ऐसा काम किया, बाकी जो 2-3 लोग और हैं उन्होंने तो मिड टर्म का पेपर दिया है। तो उमेर आपको तो कंप्लेन करनी चाहिए कि मुझे मिड टर्म का पेपर क्यों नहीं दिया, बाकी सबको मिड टर्म। भाई मैंने रीटेक मिड टर्म बना के दिया है अलग से। सर मैंने उसी वक्त सर मिसबा को कहा था कि मैंने 8 सवाल कर लिया, मिड टर्म का पेपर दे देना। तो उन्होंने कहा कि जो 2 सवाल नहीं किए वो मिड में कर लो। तो इसलिए तो मैं फंस गया और मैंने अब वो आप कर ये, दिए ऐसे, मगर आपने काट दिए। तो सुमामा जाहिर सी कह बात रहा है है जब उसे भी आप, नहीं दिया गया। सर बॉयज को किसी को भी पेपर नहीं दिया गया है मिड टर्म का। मैं पेपर दिया ही नहीं है, तो हम क्या करते तो थे? आपको कंप्लेन करनी चाहिए, आपका इश्यू है, आप कंप्लेन करें मिसबा साहब से, फिर मैं बात कर लूंगा। आप मिसबा साहब से कहें कि सर इमरान शाही ने तो हमें क्रॉस कर दिया, गलत, वो तो पूरा सबक कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मैंने मिड टर्म का पेपर दिया है तो आप मिड टर्म का पेपर करें, तो इसलिए हमारा क्रॉस हो गया। वही 2 सवाल मेरे सही था, आपने वही काट दिए। हाँ तो वो इसलिए काट दिए कि वो रेलिवेंट नहीं थे, क्योंकि वो मिड टर्म, आपने रीटेक मिड टर्म लिखा हुआ है और क्वेश्चन कुछ और सॉल्व किए। तो भाई देखो, अगर मिसाल तौर पे मिड टर्म का पेपर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 इनवर्स, और आप कुछ और सॉल्व कर दें, मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके दिखा दें, तो भाई मैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पूछी नहीं, मैं तो इनवर्स पूछा है, तो मैं उसी के मार्क्स दूंगा। तो जो मिड टर्म रीटेक था, तो उसके क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा उसको मार्क्स मिलेंगे। अब रीटेक मिड टर्म में फाइनल टर्म का पेपर सॉल्व कर दिया, वो तो फाइनल टर्म का तो ऑलरेडी पेपर आप सॉल्व कर चुके हैं, तो वो रीटेक मिड टर्म में भी सॉल्व कर दिया, तो क्या मैं 2-2 दफा नंबर दूंगा क्या? सर तो ये गलती सर मिसबा की है ना, मेरी तो नहीं है। तो बिल्कुल आप इसको कंप्लेन करें, फिर वो मुझसे जब कांटेक्ट करेंगे तो फिर उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। जेन्युइन रीजन है, आप बिल्कुल आप उनसे कंसल्ट करें। ठीक है सर। और कुछ? नहीं सर बस पास्ट चेकिंग में पेपर्स ऐसा हाथ रखना बस। सर मैं मैंने तो बहुत आज आहिस्ता ही, पेपर्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आप बता दें, नेक्स्ट क्लास एक और ले लें जिसमें हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस पूछ लें आपसे। हाँ ये एक अच्छी सजेशन है। तो एक क्लास जी सर। ऑनलाइन रखी जाए तो सही है। आप लोग डिसाइड कर लें और फिर मुझे बता दें, कोई मसला नहीं, आप लोग आपस में डिसाइड करें और सीआर को बता दें। सीआर मुझसे कांटेक्ट में रहेगा और मैं आपको बता दूंगा जैसे फिजिबल होगा। ठीक है। जी सर। और कुछ? नहीं सर, थैंक यू सो मच। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोग का। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? हाँ पास पेपर के, हाँ 1-2 क्वेश्चन मैंने भी कहा था कि मैं व्हाट्सएप करूंगा, मैं भूल गया, मुझे क्वेश्चन भी याद नहीं है, पता नहीं कौन से क्वेश्चन थे। सर मेरे पास लिस्ट, मैं इकरा को दे दूंगी, आप फिर देखकर उसका जो भी कुछ सोल्यूशन वगैरह हो तो वो आप हमें शेयर कर दीजिएगा। हाँ सही, ये सही, ये जी सही सर, है। इतवार तक कर देना सर आंसर शीट। वो जो टॉपिक है ना, जो सर अभी पास पेपर का देंगे, वो पेपर जो है ना, वो पेपर में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कोर्स कंटेंट है। सही है, हमना सही कह रही है उमर, तुम जो मैंने बताया ना अभी उसी की तैयारी कर लो। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो सॉल्व करूंगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं करूंगा। अभी आप फिलहाल ये सारा पेपर सॉल्व कर ले, रीटेक दे दें। जिन लोग के मार्क्स कम ठीक, है हाँ मैं रीटेक दे दे दें रहा हूँ भाई। सर। सही है, मैं दे चलो। रहा हूँ, आपने वैसे ही मिड में मुझे 0 दिए हुए, देना पड़ेगा मुझे। तो बेटा वो तो मैंने रीजन बता दिया ना आपको, आप मिसबा साहब से कांटेक्ट कर हाँ लें। सर सही है। ओके अगर सर। आपका इश्यू वो कहते हैं कि
ओके सर।